वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीएनआईटी यानी कि विश्वेश्वराय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर सुपरिंटेंडेंट एग्जाम आपका 28 मई को शेड्यूल्ड है। तो क्लास 1 हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, क्लास 2 आज आपके लिए अवेलेबल है। तो कुछ बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नीड नहीं है इस चीज़ की। हालांकि सुपरिंटेंडेंट एग्ज़ाम में जो आज आप हम पढ़ाएंगे वो वीएनआईटी नागपुर के अलावा डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। तो आज ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल रूल्स के अंदर आता है। अगर कोई आपने अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, दैट इज़ AAO यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, या अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई भी किया है, तो भी आपके लिए ये चीज़ आज काम आने वाली है। साथ के साथ सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के एज पर सिलेबस हम आपको ये क्लास करवा रहे हैं। तो क्लास नंबर 2 विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, क्लास नंबर 2 के अंदर हम पढ़ाएंगे क्या आपको। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में करनी है? सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करनी है आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहीं पे बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपका होता क्या है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है गवर्नमेंट के या डिपार्टमेंट के या मिनिस्ट्री के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से ही इसको बनाया जाता है, जज किया जाता है। ठीक है। हालांकि इस क्लास के अंदर से उम्मीद है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, वो आपको पहले बता देते हैं। तो जब आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये क्लास है किस चीज़ पे? ये सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की क्लास है। इसके अंदर दो डेफिनेशंस या दो फुल फॉर्म्स हैं जो आप जरूर याद रखेंगे, दैट इज जीसीसी और एक आपका आ जाता है एससीसी। तो जीसीसी और एससीसी दोनों में फर्क क्या है? जीसीसी होते हैं जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जनरल कंडीशंस क्या क्या है? एससीसी होता है स्पेशल कंडीशंस। जनरल तो बेसिक कंडीशंस होती हैं और एससीसी होती हैं स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टर्म हमने फुल फॉर्म आपको क्यों बताई? क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो आपके ये काम आएगी। ठीक है। अब जो ये जो चीजें हैं, ये वैल्यू की जो बातें हैं, ये जनरल कंडीशंस यानी जनरल प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। उससे पहले एक चीज आपने समझनी है, दैट इज रूल 224 क्या है। ठीक है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं रूल 224 ऑफ 1। ये पता नहीं कैसे पीपीटी में प्रिपेयर किया था, बट अभी सामने अवेलेबल नहीं है, तो आपके क्लास में डिले नहीं करना चाहते। वैसे ये स्लाइड हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो रूल 224 क्या कहता है आपसे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक ऐसी अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाने चाहिए जिनके ऑर्डर्स प्रेसिडेंट के द्वारा लिए गए हों। ठीक है। और प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाते हैं ऑर्डर, वो आर्टिकल 299 ऑफ 1 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक प्रिंसिपल्स का चैप्टर भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स शैल बी मेड बाय एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डू सो बाय अंडर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 299 ऑफ 1। ठीक है, क्या होगा? आर्टिकल 299 ऑफ 1। अब ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? ये रूल 225 के अंदर आते हैं। तो रूल 225 की हेडिंग भी आपके सामने अवेलेबल नहीं है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इनको बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए समझना, लेकिन इजी है, हमने बता दिया आपको। ठीक है। अब देखो बात क्या है। अब बात है मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, अपने लेवल पर परचेजेस कर सकती है 2.5 लाख रुपए तक। ये बात आपको समझाना चाहते थे। इसके लिए आपको सिंपल एक परचेज ऑर्डर इशू करना है जिसमें बेसिक टर्म होंगी और कंडीशन होगी। कितने अमाउंट तक का है? 2.5 लाख तक का। यहीं से सवाल बनता है, हो गया आपका क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज इज वैल्यूड बिटवीन ₹1 लाख to ₹10 लाख, where tender document include the general condition of contract, special condition of contract, and scope of the work. The letter of acceptance will result in a binding contract.
ये क्या है? जब भी किसी काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, भाई जैसे जब टेंडर इनवाइट किए जाते हैं तो लोग अप्लाई करते हैं टेंडर्स में अपनी अपनी जो चीज़ें हैं, तो उसमें कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और काम क्या है, ये सारा का सारा टेंडर के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से लेटर ऑफ जो एक्सेप्टेंस है वो इसकी वजह से बनाया जाता है। आप मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हो, जीसीसी को पढ़ रहे हो और एससीसी को पढ़ रहे हो, तो इसके बेसिस पर ही आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो। ठीक है, तभी आपको टेंडर अलॉट होगा। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप बाइंड करते हो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को, ये कहने का मतलब है। तो कंडीशंस का इन्होंने लिख दिया 1 लाख से लेके 10 लाख तक, स्पेसिफिक कंडीशंस भी होंगी और जनरल कंडीशन भी होंगी। चलो, किसी भी तरह का काम, अब ये सारी की सारी ना जो ये हमने पॉइंट्स दिए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सारे के सारे जो काम हैं ये आपके लिए जनरल कंडीशंस हैं। तो पहली जनरल कंडीशन क्या है कि कोई भी काम बिना किसी प्रॉपर एग्रीमेंट के नहीं करना है, इसलिए हमने इसको बोल्ड कर दिया, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट, इसके बिना नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वेयर नेसेसिटी या नेसेसरी शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन 21 days ऑफ द इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काम एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए 21 दिन के अंदर अंदर, जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो इश्यू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 21 डेज के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपको जो टॉपिक है वो पता है किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जीएफआर का ही एक टॉपिक है, बट स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हम भी इसको स्पेसिफिकली पढ़ा रहे हैं। तो जीएफआर के जब आप रूल देखेंगे ना, तो जीएफआर के रूल 224 से लेके 227 तक इसी के बारे में मेंशन है। 3 रूल्स के अंदर सारे के सारे कंडीशंस, आर्बिट्रेशन और भी कुछ चीजें हैं, वो हम आपसे साथ डिस्कस करने वाले हैं। रूल्स फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या रूल्स हैं पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, ये थी बच्चों पहली स्लाइड, तो मिसमैच हो गया ये, इसको हम ऐड कर देंगे वहां पे, आपको बता देंगे। ठीक है, चलो, कीवर्ड से ही आप जीसीसी डेफिनेटली आपको बताना था, तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों पे फोकस कर लो, दोबारा से पढ़ लो। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद रूल 224 ऑफ 1 आ जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, हमने ये बताया आपको कि प्रेसिडेंट को है एम्पावर होता है। हाँ, तो डेफिनेटली हमने बनाया हुआ है पीपीटी के अंदर, लेकिन ये थोड़ा मिसमैच हो गया। 225 में हमने आपको बताया जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस थी हमने आपको बता दी। क्या कंडीशन थी? कि टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रिसाइज होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी होना चाहिए। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अडॉप्टेड एंड फॉर मॉडिफिकेशन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइस। कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके टर्म एंड कंडीशन पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, हर किसी को समझ में आने चाहिए। सेकेंड थिंग की बात करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी फॉर्म हैं, जो भी आप फॉर्म साइन कराते हो, इनवाइटिंग टेंडर या जो भी होता है प्रोसीजर, तो इनका कहने का मतलब है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो उससे पहले लीगल एडवाइस जरूर ले लेना, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब आ जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्राइस जो पेबल होता है सप्लायर्स को, या आप किसी सर्विस के लिए पे करते हो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, प्राइस को, वो डिटरमाइन किस वजह से किया जाता है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उनका एक्चुअल में खर्चा हुआ है उस चीज का, सप्लाईज का या सर्विसेज को देने में आपको, साथ में उनका प्रॉफिट, या तो फिक्स रेट पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट हो या फिक्स परसेंटेज और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आपका हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये वो समझाना चाहते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसमें बोला गया है कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, यानी कि कॉस्ट प्लस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने अवॉइड करना है।
क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे प्राइस वेरिएशन क्लॉज के बारे में। तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज, क्लॉज का मतलब एक कहीं पे जैसे हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें एक पॉइंट लिख दिया हमने, तो ऐसे ही प्राइस वेरिएशन का पॉइंट है वो क्या है। तो ये लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है जिसमें डिलीवरी पीरियड आपका 18 महीने से भी एक्सटेंड हो जाता है। 18 महीने के बाद का जो भी होगा तो उसमें ये प्राइस वेरिएशन क्लॉज आपका काम करेगा। तो आपने करना क्या है, आपके पेपर में तो यही हो सकता है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज कैन बी प्रोवाइडेड ओनली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वेयर द डिलीवरी पीरियड एक्सटेंड बियॉन्ड डैश मंथ। तो आंसर आ जाएगा 18 मंथ, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले से, प्राइस वेरिएशन के फॉर्मूले से, कि बेस लेवल क्या है और शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट क्या है, उसको इंक्लूड करना चाहिए इस क्लॉज के अंदर। उसके हिसाब से प्राइस के वेरिएशन का क्लॉज है वो बन जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हैं जो प्राइस वेरिएशन को निकालते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। प्राइस वेरिएशन क्लॉज शुड ऑल्सो स्पेसिफाई कट ऑफ डेट, ये कट ऑफ डेट पड़ेगा, फॉर मटेरियल एंड लेबर एज दीज इनपुट टेपर ऑफ वेल बिफोर द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट्स। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी वर्क टेंडर है, कोई भी वर्क प्रोफाइल है, अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज हमेशा ये कहता है कि उसमें आपको डेट भी बतानी है, मटेरियल की, लेबर की, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिलीवरी डेट से पहले हो जानी चाहिए। अब हमने आपको प्राइस वेरिएशन क्लॉज के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अगर आप बायर हो तो या तो आप डिपार्टमेंट हो या आप मिनिस्ट्री हो, अगर आप बायर हो तो आपको इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन भी हो जो आपके बेनिफिट के लिए काम करता हो, कि भाई अगर उसमें प्राइस में कोई कटौती की जाती है, रिडक्शन किया जाता है, तो वो प्राइस वेरिएशन क्लॉज के हिसाब से ही हो, है ना। इसलिए बायर्स को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि ये प्रोविजन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के मामले में। मिनिमम परसेंटेज ऑफ वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के जो अबव है, अगर आप देखा जाएगा तो वो एडमिसिबल होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, above which price variation will be admissible. No price variation will be admissible beyond the original scheduled delivery date for defaults on the part of the supplier. ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी डेट जो है उसके बाद ये वेरिएशन अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए प्राइस वेरिएबल के बारे में हम आपको शुरू से पढ़ाते जा रहे हैं अभी। तो इसके अंदर जो जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो आपने पढ़नी है कि पहले तो होता क्या है, 18 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है इसके बाद ही ये काम में आता है। प्राइस वेरिएशन का जो क्लॉज है वो कट ऑफ डेट आपको बताएगा मटेरियल की, लेबर की, कब कब। फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, जो बायर होगा वो इंश्योर करेगा कि उसको बेनिफिट मिले, कि रिडक्शन होता है अगर प्राइस में, लेकिन प्राइस में जो रिडक्शन है वो ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी डेट के बियॉन्ड नहीं होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो एवरीथिंग आप देखोगे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा प्राइस वेरिएशन क्लॉज के बारे में। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाता है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। अब लंप सम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट में ना फिक्स अमाउंट लिखा होना चाहिए कि इतने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा आपका तय हुआ है। लंप सम में क्या है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली नेसेसिटी के अगर केस ना हो तो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। ठीक है, प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियोडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत बड़ी बात है ये कि आपको पता है जीएफआर के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन भी एक पॉइंट आता है। तो कहते हैं कि जो जितने भी आपकी फिजिकल कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्टर के प्रेमिसेस की, तो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड, होनी चाहिए। ठीक है, और एप्रोप्रिएट जो है एक्शन है, ये पॉइंट यहां से कटेगा। एक्शन है वो लेना चाहिए इसके बाद। कुल मिला के यही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रेमिसेस होनी चाहिए और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई काम होता है, जैसे रोड मेकिंग का होता है, बिल्डिंग मेकिंग का होता है, तो उसकी रिपोर्ट आपको ऑडिट ऑफिसर को हमेशा भेजनी चाहिए। ठीक है, ऑडिट ऑफिसर अगर नहीं है तो अकाउंट ऑफिसर को भेजनी चाहिए, जो भी आपके डिपार्टमेंट में केस लागू होता है। कब भेजना है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की, जब आपकी परचेज की वैल्यू 25 लाख से ज्यादा है। 25 लाख है तो भी चलेगा, तो भी आपको ऑडिट ऑफिसर को बताना पड़ेगा, अकाउंट ऑफिसर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के जनरल कंडीशंस। आगे भी है, तो बेसिकली पॉइंट्स आपने देखे। अब एक लिक्विडेटेड डैमेज आ जाता है।
लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? और कुछ बच्चों को लगेगा जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी है कि ये किस तरह का डैमेज होता होगा, लेकिन ये डैमेज नहीं है, ये कंपेंसेशन टाइप है। ठीक है, ये कब देना होता है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को ब्रीच करता है, डेडलाइंस को ब्रीच करता है, डेडलाइंस को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पे करने पड़ते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख दिया 6 महीने में ये काम होगा, 8 महीने में अगर काम होता है तो 2 महीने कोई चीज सफर की, उसकी वजह से जो लिक्विडेटेड डैमेजेस आए वो कॉन्ट्रैक्टर को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविजन होना चाहिए रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डिफॉल्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। इसीलिए हमने केवल इस लाइन को समझाने के लिए आपको ये पूरा का पूरा लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में पहले पढ़ा है। अब एक वारंटी क्लॉज है, पहले प्राइस वेरिएशन क्लॉज पढ़ा, अब वारंटी के बारे में पढ़ो। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी क्लॉज होना चाहिए, जैसे कि रिपेयर है या रेक्टिफाई करना है। मान लो आपने कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर इक्विपमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड किए, तो के अंदर जो गुड्स हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो कोई डिफेक्टिव हो जाते हैं तो भाई चाहे उनको रिप्लेस करना है, चाहे रेक्टिफाई करना है, चाहे रिपेयर करना है, ये काम किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर का होगा। ठीक है, और उसका बायर को कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, विदाउट कॉस्ट। तो ये कहते हैं कि जब कोई चीज, अब जैसे बिल्डिंग बनाई आपने 500 करोड़ की, 500 करोड़ की बिल्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, उसके अंदर की जो चीजें हैं उनकी भी वारंटी क्लॉज होना चाहिए। अगर आपने लाइटिंग लगाई है वहां पे और लाइटिंग मान लो साल से पहले, 2 साल 5 साल से पहले खराब होती है, ऐसा क्लॉज में मेंशन है, तो उससे पहले विदाउट एनी फेलियर, चाहे आप उसको रिपेयर करो, चाहे आप उसको रेक्टिफाई करो, चाहे उसको डिफेक्टिव गुड्स को चेंज करो या रिप्लेस करो, आपको करना पड़ेगा। तो बोला जाता है कि जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो एक क्लॉज ये भी डालना चाहिए, दैट इज वारंटी क्लॉज। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी बात, अगर आपने कोई क्लेम लेना है किसी कॉन्ट्रैक्टर से और अगर 3 साल का पीरियड आपने लैप्स कर दिया, तो रूल 225 के तहत, ये रूल 225 का जो सब क्लॉज है 19, इसमें ये बताया गया है कि भाई फिर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते पेमेंट का कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, अभी तक आपने रूल 224 पढ़ा, रूल 225 में सारी कंडीशंस पढ़ी, अब 226 और फिर 227, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 226 में हम पढ़ते क्या हैं? हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कंडीशंस तो पढ़ ली, हम मैनेजमेंट कैसे है कि प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, सेफ कस्टडी एंड मॉनिटरिंग ऑफ बैंक गारंटी। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर बैंक गारंटी, BG, कहीं भी आपने PBG पढ़ा होगा, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह की गारंटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने के लिए ही ली जाती है कॉन्ट्रैक्टर से। रूल 227 क्या कहता है? लीगल एडवाइस के बारे में कहता है, और रूल 227A कहता है आर्बिट्रेशन के बारे में, उसका भी कुछ बताएंगे आपको। तो लीगल एडवाइस क्या है? अगर कोई डिस्प्यूट हुआ कॉन्ट्रैक्टर के और बायर के बीच में, तो लीगल एडवाइस सबसे पहले आपको लेनी चाहिए कि कोई भी जो डिस्प्यूट है, या तो आपको कंसाइलेशन करना है, उनके साथ समझौता करना है। आर्बिट्रेशन का मतलब भी यही हुआ, समझौता ही एक तरह से। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले लीगल एडवाइस लेना जरूरी हो जाता है। लीगल एडवाइस के बाद अब आ जाएगा आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब ये ऐसा अवार्ड नहीं है कि कोई आईफा अवार्ड दे दिया, कोई पद्मश्री अवार्ड दे दिया। अवार्ड्स का मतलब होता है कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये वो बायर है, कोई आर्बिट्रेशन हुआ, कोई बीच में पड़ेगा इनके, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। कोई दिक्कतें हुई, कोई सुलह हो गई, मान लो वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मेरे को 10 करोड़ और चाहिए बायर से, और यहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है 5 करोड़ के अंदर, तो ये आर्बिट्रेशन हुआ। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड, इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ रुपए की जो बात है, इससे इनका आर्बिट्रेशन हुआ है, तो उससे पहले लीगल एडवाइस लेनी होती है, एक तरह का केस होता है। तो आर्बिट्रल अवार्ड जो होते हैं वो रिजल्ट है कि आर्बिट्रल अवार्ड पर 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 75% ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है आप पे नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ठीक है, विच मे इंक्लूड इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ द अवार्ड शैल बी पेड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू द कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर
कंसेशनर है अगेंस्ट अ बैंक गारंटी। दोबारा पढ़ो। इन केस वेयर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैज चैलेंज्ड एन आर्बिट्रल अवार्ड एंड एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड हैज नॉट बीन पेड। मान लो आर्बिट्रल अवार्ड नहीं दिया गया तो 75% ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को देगा। ये है बस, ठीक है। तो 75% ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब है, ये समझना है। बीजी होता है बैंक गारंटी। बीजी क्या होता है? बीजी shall only be for the said 75% of the arbitral award as above and not for the interest which may become payable to the ministry। भाई जो 75% है ना, वो केवल इंटरेस्ट का नहीं है, वो केवल आर्बिट्रल अवार्ड का 75%। मान लो 10 करोड़ की बात हुई तो उसका 75% निकाल लो आप, 7.5 लाख, 7.5 करोड़ हो गया। एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट, जो अभी हमने इंटरेस्ट की बात की, इंटरेस्ट पे नहीं होता है ये 75%, ठीक है। अब जो आर्बिट्रल अवार्ड हुआ, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर था, ये आपका बायर था या जो डिपार्टमेंट था, इसके बीच में यहां पे आर्बिट्रेशन हो जाता है, आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब क्या है, अब ये आर्बिट्रेशन है, ये पैसा इनके थ्रू जाएगा, तो इनके थ्रू कैसे जाएगा? डेजिनेटेड एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एक थर्ड पार्टी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट। एक तरह से मैं आपको ये कहूं कि ये क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं, सपोज करना, इसको हम मान लेते हैं L&T बिल्डर है, लार्सन एंड ट्यूब्रो जो ग्रुप है कंस्ट्रक्शन करता है बड़ा, बिल्डिंग्स की, रोड्स की, इस तरह से L&T हो गया। बायर में मान लेते हैं हम एम्स है। अब एम्स और L&T के बीच में आर्बिट्रेशन हो जाता है। तीसरी जो आर्बिट्रेटर है वो पार्टी मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, वो पार्टी आ जाती है इसके अंदर PWD। तो PWD डिपार्टमेंट एक डेजिनेटेड एस्क्रो अकाउंट होगा इस मामले में, कि बीच में ये पैसा लेगा और ये पैसा देगा, यानी कि जो पैसा पे करना है ना अकाउंट में, वो एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर पे करना है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में नहीं पे करना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है हमने जनरल फाइनेंशियल रूल्स आपको समझाए हैं। हालांकि CCS रूल्स की क्लास ही हम डेफिनेटली लेते हैं, GFR की नॉलेज जितनी हमें है उतना आपको करवाते हैं। फिर भी अगर आप बैकग्राउंड से हो अकाउंट्स के और आपको मामले इनके बारे में पता है, इनके मैटर्स के बारे में पता है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स के, बैंक गारंटी के, आर्बिट्रेशन अवार्ड के, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के, टेंडरिंग प्रोसेसेस के, तो आप बता सकते हैं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और फर्दर क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, जो भी अपडेट है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मोर क्लासेस आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।